Good morning students. Today we are going to discuss about refraction of light. Students, इस चैप्टर में हमने अभी तक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में डिस्कस किया है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है स्टूडेंट्स? जब भी हमारी लाइट किसी स्मूथ सरफेस से टकरा के अपने पाथ से बैंड हो जाए या किसी स्मूथ सरफेस से टकरा के उसी मीडियम में वापस आ जाए तो हम कहेंगे रिफ्लेक्शन हुआ है। बट स्टूडेंट्स, अगर हमारी लाइट अपना मीडियम ही चेंज कर दे तो क्या होगा? उस फिनोमिनन को हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे रिफ्रैक्शन। मीन्स अगर हमारी लाइट एयर से वाटर के अंदर एंटर करती है, एयर से ग्लास के अंदर एंटर करती है, एयर से ऑयल के अंदर एंटर करती है, ऑयल से ग्लास के अंदर एंटर करती है, मीन्स अगर हमारी लाइट अपना मीडियम चेंज करे तो हम कहेंगे रिफ्रैक्शन हुआ है। अगर लाइट मीडियम चेंज ना करे तो कहेंगे रिफ्लेक्शन हुआ है। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो आपको क्लियर होना चाहिए। अगर लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो हम कहते हैं रिफ्रैक्शन हुआ है। अब बात आती है स्टूडेंट्स कि रिफ्रैक्शन को हम डिफाइन कैसे करेंगे। डिफाइन रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है वो डेफिनेशन आती है रिफ्रैक्शन की। डिफाइन रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, हमारी बुक में पेज नंबर 4.18 पे रिफ्रैक्शन ये टॉपिक गिवन है। यहां से आप इसे रीड करेंगे। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को हम कैसे डिफाइन करेंगे स्टूडेंट्स? इससे पहले हम कुछ एक्टिविटीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं। कुछ रियल लाइफ के हम उन एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम्पल्स हमने अपनी रियल लाइफ में देखे हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट्स कि अगर मेरे पास एक ग्लास है पानी से भरा हुआ और उसके अंदर अगर मैं एक पेंसिल डिप करूं तो जो इंटरफेस होती है वाटर की टॉप सरफेस, पानी की जो सबसे ऊपर वाली सरफेस होती है स्टूडेंट्स, हम उसको इंटरफेस बोलते हैं। क्यों? वो एक ऐसी सरफेस होती है जो दो मीडियम्स को अलग करती है। उस सरफेस से ऊपर है एयर और उस सरफेस के नीचे है वाटर। तो जो फ्री सरफेस होती है वाटर की, वहां से वो पेंसिल हमें मुड़ी हुई दिखाई देती है, वो बेंट दिखाई देती है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो स्टूडेंट्स ये याद रखना, जब भी आप पेंसिल को ग्लास के अंदर डिप करोगे फिल्ड विद वाटर, तो जो पानी की फ्री सरफेस होती है वहां से हमारी जो पेंसिल है वो हमें मुड़ी हुई अपीयर होती है। बट बाहर निकालते हैं तो पेंसिल स्ट्रेट होती है। तो वो मुड़ी हुई क्यों अपीयर होती है फ्री सरफेस पे? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, एक कॉइन को अगर आप मान के चलो, हमारे पास एक वाटर टैंक है, काफ़ी बड़ा वाटर टैंक है, और उसकी जो बॉटम है उसकी बॉटम पे अगर आप कोई कॉइन डाल दो तो वो कॉइन हमें रेज्ड दिखाई देती है। यानी कि जो बॉटम होती है वाटर टैंक की, अगर एक टैंक है पानी से भरा हुआ है, अगर आप उसे देखते हैं, उसकी बॉटम को देखते हैं ध्यान से, अगर हम बॉटम पे उसकी तली में अगर हम कोई कॉइन डाल दें तो वो कॉइन हमें रेज्ड दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। इट इज ऑल्सो ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्शन के कई सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अभी हम डिस्कस करेंगे, अभी हमने डिस्कस क्या किया है कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट अपना मीडियम चेंज करे तो हम कहेंगे रिफ्रैक्शन हुआ है। अब रिफ्रैक्शन होता क्या है? व्हेन एवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, इट बेंड्स फ्रॉम इट्स पाथ। दिस फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग इज नोन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करती है तो वो अपने पाथ से बैंड हो जाती है। स्टूडेंट्स, हमने इस बात को अच्छे से पढ़ा है कि लाइट जब भी एक होमोजीनियस मीडियम में चलेगी वो हमेशा स्ट्रेट चलेगी, वो कभी भी अपने पाथ से बैंड नहीं होगी। एयर के अंदर लाइट जब तक चलेगी वो स्ट्रेट चलेगी, ग्लास के अंदर चलेगी स्ट्रेट चलेगी, ऑयल के अंदर, डायमंड के अंदर, मतलब लाइट जब तक अपना मीडियम चेंज नहीं करेगी, जब तक वो एक ही मीडियम में चलेगी तब तक वो स्ट्रेट चलती रहेगी।
तो ये बात याद रखना, जैसे ही वो अपना मीडियम चेंज करेगी वो अपने पाथ से बैंड हो जाएगी स्टूडेंट्स, और इसी फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। दोबारा से सुनिए, व्हेन एवर अ रे ऑफ लाइट चेंजेस इट्स मीडियम इट डेविएट्स फ्रॉम इट्स पाथ। Whenever a ray of light changes its medium, it deviates from its path. This phenomenon is known as refraction of light. Students, जैसे हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन स्टडी किए हैं, ऐसे ही हमारे पास अब आते हैं टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन के बाद हम लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, और हमारी बुक में पेज नंबर 4.21 पे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन गिवन है, वहां से हम ये दोनों लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन इस डेफिनेशन के साथ ही लिखेंगे। अब स्टूडेंट्स, बात आती है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन कैसे होता है? लेट अस सपोज कि ये हमारा एयर है, ये वाटर है, ये दो मीडियम है, और ये जो एक्स वाई है ये एक इंटरफेस है जो एयर को वाटर से सेपरेट करती है। स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल है, इस इंटरफेस का ये नॉर्मल है। लेट अस सपोज ये कोई लाइट है जो इंसिडेंट होती है फ्रॉम द सन एट एनी पॉइंट ओ एन एन डैश ये इस सरफेस का नॉर्मल है। ये इंटरफेस है पानी की फ्री सरफेस जो हवा और पानी को अलग करती है। अब स्टूडेंट्स, ये कोई रे है जो इंसिडेंट होती है इस इंटरफेस के ऊपर। अब इसे जाना तो था स्ट्रेट, बट क्योंकि यहां से इसका मीडियम चेंज हो रहा है स्टूडेंट्स, तो ये अपने पाथ से स्ट्रेट नहीं चल पाती और ये बैंड हो जाती है टुवर्ड्स द नॉर्मल। अब स्टूडेंट्स, ये बात भी माइंड में आती है कि ये जो रे ऑफ लाइट थी ये नॉर्मल की ओर बैंड हुई, ये नॉर्मल से अवे बैंड क्यों नहीं हुई? स्टूडेंट्स, ये भी हमें अच्छे से सीखना है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जब भी रे ऑफ लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी तो वो डेविएट होगी, ये श्योर है, लेकिन वो टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी या अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी, ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर कि मेरी जो लाइट है वो किस मीडियम से किस मीडियम में गई है। अभी आप याद रखिए, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाएगी वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल क्रिएट करेगी वो होता है एंगल ऑफ इंसिडेंस। उसके बाद ये है रिफ्रैक्टेड रे। अगर हम बात करें ए ओ स्टूडेंट्स इंसिडेंट रे है, ओ बी ये रिफ्रैक्टेड रे है। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, नॉट रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन। तो ये याद रखना स्टूडेंट्स, ए ओ हमारी इंसिडेंट रे है, ये रे एयर से वाटर के अंदर एंटर करती है, इसका मीडियम चेंज होता है, और जब इसका मीडियम चेंज होता है तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाती है। एन डैश नॉर्मल है, इसको स्ट्रेट जाना था बट ये नॉर्मल की ओर बैंड हो जाती है। इंसिडेंट रे नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। रिफ्रैक्टेड रे, ये रिफ्रैक्टेड रे है मेरी ओ बी, रिफ्रैक्टेड रे है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल के बीच का जो एंगल होगा वो होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। स्टूडेंट्स, इसे एक बार नोट डाउन कीजिए। ओके, अब बात आती है स्टूडेंट्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो पेज नंबर 4.21 पे हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लिखा हुआ है, द इंसिडेंट रे the refracted ray and the normal. The incident ray, the refracted ray and the normal at the point of incidence
all lies in the same plane. यह है फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. स्टूडेंट्स, दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस, दिस इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अभी हमने डिस्कस भी किया है. और ये हमारा एयर, ये मीडियम है वाटर. अब सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन हमें क्या कहती है स्टूडेंट्स, इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं. सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को हम स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं. स्नेल्स लॉ. तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हमें क्या कहती है स्टूडेंट्स, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन ले लेता हूं, साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन आई, और मैं उसको एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का भी साइन ले लेता हूं, साइन आर, और मैं दोनों की रेशियो ले लेता हूं, यानी कि मेरे पास एक पेयर है. देखो, रिफ्रैक्शन के लिए, रिफ्लेक्शन के लिए मुझे सिंगल मीडियम चाहिए, रिफ्रैक्शन के लिए मुझे कम से कम दो मीडियम चाहिए, मतलब एक पेयर चाहिए मीडिया का. तो यहां पे मेरे पास एक पेयर है, एयर वाटर का एक पेयर है, क्योंकि दो मीडियम तो मुझे कम से कम चाहिए, तो तभी तो अपना मीडियम चेंज करेगी वो. तो एयर वाटर का एक मीडिया है. अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस का भी साइन ले लूं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का भी साइन ले लूं, दोनों की रेशियो ले लूं साइन आई बाई साइन आर, तो ये हमेशा ही कांस्टेंट होगा स्टूडेंट्स. बस ये याद रखना है, यही है सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. तो सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहती है, द रेशियो ऑफ, इसको अच्छे से समझना, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. अब इसको आप ध्यान से समझना स्टूडेंट्स. अगर मैं एयर और वाटर का कोई एक्सपेरिमेंट करता हूं, और इस केस में लेट अस सपोज कि अगर मेरा आई 30 डिग्री है और मेरा आर 20 डिग्री आता है, अगर मेरी रे यहां 30 डिग्री के ऊपर इंसिडेंट हुई, और ये जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, रिफ्रैक्टेड रे कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 20 डिग्री. तो जब भी मैं एयर और वाटर का एक्सपेरिमेंट करूंगा, और जब भी मैं आई को 30 डिग्री लूंगा, तो आर हमेशा 20 डिग्री ही रहेगा स्टूडेंट्स, वो चेंज नहीं होगा. इस एक्सपेरिमेंट को आप चाहे कहीं भी कर लो. मीन्स फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, साइन आई बाई साइन आर, साइन 30 डिग्री बाई साइन 20 डिग्री ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट. ये बात हमेशा याद रखनी है स्टूडेंट्स आपको. एक गिवन पेयर ऑफ मीडिया के लिए जो रेशियो होती है साइन आर, साइन आई और साइन आर की, वो हमेशा कांस्टेंट होगी. और इस कांस्टेंट को हमने एक नाम दिया है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. इस कांस्टेंट को हम क्या नाम देते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो यहां पे ये जो म्यू है, म्यू, इसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. ये याद रखना स्टूडेंट्स. तो अभी हमने आज क्या किया, हमने रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन की. उसकी डेफिनेशन के बाद हम लिखेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन. हमारी बुक में पेज नंबर 4.21 पे 2 लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखे हैं, मैंने उनको अच्छे से एक्सप्लेन भी किया है. तो हम वो दोनों जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है वो कॉपी में लिखेंगे. स्टूडेंट्स, अब बात आती है मीडियम्स की. मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इस चैप्टर का, रेयरर एंड डेंसर मीडियम. स्टूडेंट्स, अभी मैंने जो आपके सामने एक एग्जांपल लिया था एयर और वाटर का, तो मैंने क्या दिखाया कि एयर से अगर कोई रे वाटर के अंदर एंटर करेगी तो वो नॉर्मल की ओर बैंड होगी. स्टूडेंट्स, वो नॉर्मल से अवे भी तो बैंड हो सकती थी, बट ऐसा नहीं हुआ. मैंने बार बार उसको टुवर्ड्स द नॉर्मल ही बैंड करवाया. तो ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स, ये डिपेंड करता है मीडियम्स के ऊपर. अब स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन और आता है पेज नंबर 4.20 पे, कोज ऑफ रिफ्रैक्शन लिखा हुआ है. कोज ऑफ रिफ्रैक्शन, इससे पहले हम डिस्कस करेंगे कोज ऑफ रिफ्रैक्शन.
रिफ्रैक्शन का कारण क्या है स्टूडेंट्स? क्यों रे जब अपना मीडियम चेंज करती है तो वो अपने पाथ से बैंड हो जाती है, वो स्ट्रेट क्यों नहीं चलती, वो क्यों बैंड हो जाती है अपने पाथ से? तो रिफ्रैक्शन का कोज क्या है स्टूडेंट्स, ये याद रखना। द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। तो स्टूडेंट्स जो लाइट की स्पीड होती है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है, जिसकी वजह से वो अपने पाथ से बैंड हो जाती है जब वो अपने मीडियम को चेंज करती है। अब लाइट की जो स्पीड है वो मैक्सिमम होती है एयर के अंदर स्टूडेंट्स, और एयर के अंदर जो लाइट की स्पीड है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मीन्स एयर के अंदर लाइट की स्पीड मैक्सिमम है, लेकिन जब एयर से वो वाटर के अंदर एंटर करे तो उसकी स्पीड डिक्रीज कर जाती है। एयर से वो ऑयल के अंदर एंटर करे, स्पीड डिक्रीज करेगी। एयर से वो ग्लास के अंदर एंटर करे तो स्पीड डिक्रीज करेगी। तो ये जो स्पीड के अंदर चेंज आता है, इसी चेंज की वजह से वो अपने पाथ पर स्ट्रेट नहीं चल पाती और वो अपने पाथ से बैंड हो जाती है। अब हमें सीखना क्या है कि जब अब हमें ये बात हमें क्लियर है कि जब भी लाइट अपना मीडियम चेंज करेगी वो अपने पाथ से बैंड होगी ही होगी, लेकिन बैंड जब वो होगी तो वो नॉर्मल की ओर मुड़ेगी, नॉर्मल की ओर झुकेगी या नॉर्मल से अवे बैंड होगी। वो डिपेंड करता है हमारा मीडियम कौन सा है, हमारी जो रे ऑफ लाइट है वो किस मीडियम से किस मीडियम के अंदर एंटर करती है। तो कोज याद रखना, द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स। अलग अलग मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो अलग अलग होती है, जिसकी वजह से वो अपने पाथ से बैंड हो जाती है जब वो अपना मीडियम चेंज करती है। स्टूडेंट्स रेयरर एंड डेंसर मीडियम की अगर हम बात करें तो याद रखना, ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर मीडियम हम किसे कहेंगे? स्टूडेंट्स हम इसको थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल लूँगा। तो ये हमारा क्लासरूम है। इस क्लासरूम के अंदर स्टूडेंट्स 30 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। हमारा सेम साइज़ का एक और क्लासरूम है, उसके अंदर 40 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं। तो क्राउडनेस कहाँ है ज़्यादा? जहाँ 40 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं उनके बीच का स्पेस बहुत कम है, उनकी गैदरिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ 30 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, उनके बीच में जो स्पेस है वो ज़्यादा है स्टूडेंट्स, उनके बीच का गैप भी ज़्यादा है। बट दूसरे रूम में अगर हम 40 की बजाय अगर हम बात करें 60 स्टूडेंट्स, दो सेम रूम है, दोनों रूम्स का जो वॉल्यूम है वो सेम है, सब कुछ सेम है। बट यहाँ 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं, दूसरे रूम में 60 स्टूडेंट्स बैठे हैं। तो अब आप मेरे को एक बात बताइए कि अगर गेट से एंटर करके आपको लास्ट वाले कॉर्नर तक जाना हो तो किस रूम में आप इजीली चल पाओगे? स्टूडेंट्स यहाँ 30 स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनके बीच में गैप भी है, आप इजीली उस गैप से होते हुए दूसरे कॉर्नर तक चले जाओगे। बट जिस रूम के अंदर 60 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वहाँ पे जो गैप है वो है ही नहीं, ना के बराबर गैप है स्टूडेंट्स। जब आप गेट से एंटर करके आपको दूसरे कॉर्नर तक जाना है तो आपको बहुत मुश्किल होगी, आपकी जो स्पीड होगी वो ऑटोमेटिक डिक्रीज कर जाएगी, क्योंकि आपके सामने बच्चे बैठे हैं, बीच में रास्ता आपको दिखाई नहीं दे रहा। सेम वे में हमारे जो मीडियम्स हैं ये ऑप्टिकली रेयरर और ऑप्टिकली डेंसर कैसे होते हैं? आप इस तरीके से याद रख सकते हैं, रेयरर मीन्स कम घना और डेंसर मीन्स ज़्यादा घना। मीन्स एक ऐसा मीडियम जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का गैप ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा एरिया में कम पार्टिकल्स आते हैं, वो रेयरर मीडियम होता है। जैसे एयर के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है स्टूडेंट्स। और डेंसर क्या होता है? उस मीडियम को हम डेंसर मीडियम कहेंगे जिसके पार्टिकल्स के बीच में रिलेटिवली बहुत कम स्पेस होता है, जैसे वाटर, ग्लास। अब स्टूडेंट्स यहाँ से आपको क्लियर हो गया है। रेयरर, अगर मैं एयर और वाटर की बात करूंगा तो आप कहोगे सर एयर रेयरर मीडियम है क्योंकि इसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, और जो वाटर है वो एक डेंसर मीडियम है, उसके पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम गैप होता है। अगर मैं वाटर और ग्लास की बात करूंगा तो आप कहोगे कि सर वाटर रेयरर मीडियम है, ग्लास डेंसर है, क्योंकि वाटर के पार्टिकल्स के बीच में गैप होता है बट ग्लास के पार्टिकल्स के बीच में तो बहुत ही कम गैप होता है स्टूडेंट्स। तो ये याद रखना, हम रेयरर और डेंसर मीडियम को, ऑप्टिकली रेयरर या ऑप्टिकली डेंसर मीडियम को उनकी डेंसिटीज़ के अकॉर्डिंग डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स।
भाई नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, याद रखना नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, जिसके अंदर कम होंगे वो होगा रेयरर मीडियम, जिसके अंदर ज़्यादा होंगे वो होगा डेंसर मीडियम। या इजी वे में याद रखने का तरीका है, जो मीडियम कम घना है, कम घने का मतलब जिसके अंदर पार्टिकल्स फैले हुए हैं वो रेयरर मीडियम होता है। जो मीडियम ज़्यादा घना है मीन्स जिसके अंदर पार्टिकल्स की गैदरिंग बहुत ज़्यादा होती है, जिसके अंदर पार्टिकल्स के बीच में गैप बहुत कम होता है, वो डेंसर मीडियम है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल भी दिया है और अब आपको क्लियर है। अगर मैं एयर और वाटर की बात करूँ तो एयर रेयरर मीडियम है, वाटर डेंसर मीडियम है। मैं एयर और ग्लास की बात करूँ, एयर रेयरर मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम है। अगर मैं बात करूँ वाटर और ग्लास की तो वाटर रेयरर मीडियम है, ग्लास डेंसर मीडियम है। अब यहाँ से एक बात जो हमने एग्जाम्पल लिया था स्टूडेंट्स कि जब रे ऑफ लाइट अपना मीडियम चेंज करती है, एयर के अंदर लाइट को चलने के लिए बहुत ज़्यादा खाली स्पेस मिल जाता है स्टूडेंट्स, क्योंकि एयर के पार्टिकल्स के बीच में बहुत ज़्यादा गैप होता है, तो वो स्पीड से चलती है, इसलिए लाइट की स्पीड मैक्सिमम होती है एयर के अंदर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बट जब वो सेम लाइट वाटर के अंदर एंटर करती है तो वाटर के जो पार्टिकल्स हैं वो एयर के कंपैरिजन में बहुत क्लोज होते हैं, तो लाइट को चलने में प्रॉब्लम आती है, उसकी स्पीड स्लो हो जाती है स्टूडेंट्स। बट वही सेम लाइट अगर ग्लास के अंदर एंटर करेगी तो ग्लास सॉलिड होता है, उसके पार्टिकल्स तो और भी बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं, तो उसके अंदर से गुजरने में लाइट को और भी ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, तो लाइट की स्पीड और ज़्यादा डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ से हमें ये बात क्लियर हो गई है कि रे ऑफ लाइट जितने ज़्यादा डेंसर मीडियम में जाएगी उसकी स्पीड उतनी ही कम होती चली जाएगी और वो उतनी ही ज़्यादा बैंड होगी स्टूडेंट्स। याद रखना, लाइट की स्पीड जितनी कम होती चली जाएगी वो उतनी ही ज़्यादा बैंड होगी। अब उल्टा केस लेके चलते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है मेरी रे ऑफ लाइट वाटर से एयर के अंदर जाए, ग्लास से एयर के अंदर जाए, तो अगर मेरी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जा रही है तो डेंसर में जब तक चलेगी वो आराम से चलेगी, जैसे ही रेयरर मीडियम एंटर करेगी तो उसको जगह मिलेगी और वो स्पीड से चलना स्टार्ट कर देगी। तो स्टूडेंट्स ये बात हमेशा याद रखना आप रेयरर और डेंसर मीडियम के बारे में कि जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी कम होती है वो रेयरर मीडियम होता है और जिस मीडियम की ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा होती है वो डेंसर मीडियम होता है। स्टूडेंट्स पेज नंबर 4.19 पे रेयरर और डेंसर मीडियम दोनों ही गिवन है, हमें उनको अच्छे से रीड भी करना है स्टूडेंट्स, और अभी हम इनको एक्सप्लेन भी करेंगे। तो स्टूडेंट्स हम बात कर रहे थे रेयरर एंड डेंसर मीडियम की, कि किस मीडियम को हम रेयरर कहेंगे, किस मीडियम को हम डेंसर कहेंगे। ऑप्टिकल डेंसिटी जिस मीडियम की कम है वो रेयरर होगा और ऑप्टिकल डेंसिटी जिस मीडियम की ज़्यादा है वो डेंसर मीडियम होगा। अब जब रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा और डेंसर से रेयरर में जाएगी तो क्या होगा, ये डायग्राम्स पेपर में आते हैं। फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना स्टूडेंट्स, whenever a ray of light travels from a rarer to a denser medium then it bends towards the normal। जब भी ray of light rarer से denser medium में जाएगी वो हमेशा ही नॉर्मल की ओर बैंड होगी। ऐसा क्यों स्टूडेंट्स? रे ऑफ लाइट जितनी ज़्यादा डेंसर मीडियम में जाएगी उतनी ही उसकी स्पीड कम होगी। याद रखो, जब जब लाइट की स्पीड मीडियम के अंदर कम होती चली जाएगी वो उतना ही नॉर्मल की ओर बैंड होगी। अगर लाइट की स्पीड इंक्रीज होती चली जाए वो नॉर्मल से अवे बैंड होना स्टार्ट हो जाएगी। अब जैसे जैसे रे ऑफ लाइट, फर्स्ट व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, फ्रेंड्स अगर रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, ध्यान से देखिए। लेट अस सपोज अगेन ये एयर है, ये वाटर है, ये इंटरफेस है एक्स वाई जो हवा को पानी से अलग करती है, यानी कि पानी की टॉप सरफेस। ये नॉर्मल है जो परपेंडिकुलर होता है सरफेस के,
NON डैश। स्टूडेंट्स ये कोई इंसिडेंट रे है, AO ये एक इंसिडेंट रे है जो इस इंटरफेस पे O पॉइंट के ऊपर इंसिडेंट होती है। ये रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब क्योंकि हमारी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है, एयर रेयरर मीडियम होता है, वाटर डेंसर, आप यहां लिख भी सकते हैं रेयरर से डेंसर मीडियम में जा रही है तो उसकी स्पीड कम होगी, और अगर लाइट की स्पीड डिक्रीज करेगी तो वो हमेशा ही नॉर्मल की ओर बैंड होगी। तो ये स्ट्रेट जाने की बजाय, देखो जाना तो था इसको स्ट्रेट, बट ये नॉर्मल की ओर बैंड हो जाएगी। OB मेरी रिफ्रैक्टेड रे होगी, और जो रिफ्रैक्टेड रे है ये नॉर्मल के साथ जो एंगल क्रिएट करेगी ये होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट्स इस डायग्राम को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए और इसे बनाइए एक बार फिर नोटबुक पे। जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो नॉर्मल की ओर बैंड होगी हमेशा। क्यों बैंड होगी? क्योंकि जब वो रेयरर से डेंसर में जाएगी तो उसकी स्पीड कम होती चली जाएगी। रेयरर में स्पीड ज़्यादा होती है, डेंसर में स्पीड कम होती है, और जैसे उसकी स्पीड डिक्रीज करेगी वो हमेशा ही नॉर्मल की ओर बैंड होगी। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया है कि अगर रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर में जाएगी जब भी, वो हमेशा टुवार्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। अब बात आती है कि अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाए तो क्या होगा। अगर हमारी रे ऑफ लाइट, सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे, व्हेन रे ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। स्टूडेंट्स अगर हमारी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाए तो क्या होगा। अगेन ये XY मेरी इंटरफेस है, ये मेरा जो मीडियम है ये डेंसर मीडियम है, ये रेयरर है, दो मीडियम्स को अलग करती है। अगेन दिस इज नॉर्मल NON डैश। स्टूडेंट्स ये मेरी एक रे ऑफ लाइट इंसिडेंट होती है इस इंटरफेस पे। ये इंटरफेस डेंसर और रेयरर मीडियम को अलग करती है। ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगी, एंगल ऑफ इंसिडेंस। अब जैसे ही डेंसर से मेरी रे रेयरर में जाएगी तो उसकी स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। जैसे ही स्पीड इंक्रीज करेगी तो वो हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी। तो स्टूडेंट्स देखिए, जाना तो था उसको ऐसे स्ट्रेट, उसको स्ट्रेट जाना था, बट वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड हो जाएगी। और ये जो मेरी रिफ्रैक्टेड रे है ये बनाएगी एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन नॉर्मल के साथ। तो हमने दो बातें अच्छे से सीख ली हैं। मेरी रे ऑफ लाइट अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में एंटर करेगी तो वो बैंड होगी टुवार्ड्स द नॉर्मल, और अगर मेरी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर करेगी तो वो बैंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल। ये हमेशा याद रखना स्टूडेंट्स, ये दो पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पे दो बातें हमें और क्लियर हो गई हैं कि जब भी रे ऑफ लाइट रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी, इस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो हमेशा ग्रेटर देन होगा एंगल R से। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से हमेशा बड़ा होगा। बट यहाँ पे अगर हमारी रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में एंटर करे तो उस केस में स्टूडेंट्स जो एंगल R होगा वो हमेशा बड़ा होगा एंगल I से। ये 1 मार्क के बहुत सारे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। इन डायग्राम्स को एक बार फेयर नोटबुक में फेयर कीजिए स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ से जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने ली है वो हमें अच्छे से लर्न होनी चाहिए। यहाँ पर दो बातें आपको और याद रखनी है कि एंगल I और एंगल R यहाँ भी हमेशा नॉर्मल के साथ ही बनेंगे।
पेपर में कई बार 1 मार्क के क्वेश्चन आता है, 4 डायग्राम दिए होते हैं और आपको करेक्ट डायग्राम बताना होता है स्टूडेंट्स। कई बार ये एंगल आई इस सरफेस के साथ बना के वो दे देते हैं, तो आपको अच्छे से पहचानना है, आपको ये याद रखना है, रे ऑफ लाइट अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो वो हमेशा ही टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड होगी। अगर रे ऑफ लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में जाएगी वो हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल बैंड होगी स्टूडेंट्स। और एंगल आई इस केस में एंगल आर ग्रेटर देन होगा एंगल आई, और अगर वो रेयरर से डेंसर में गई है तो एंगल आई ग्रेटर देन होगा एंगल आर। तो आपको इसको अच्छे से फेयर भी करना है और ये जितने भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं ये अच्छे से लर्न भी करने हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।